हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ के कंप्लीट रिवीजन के साथ, और वो है समकालीन दक्षिण एशिया यानी कंटेम्प्ररी साउथ एशिया। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड से संबंधित सभी कक्षा 6 से 12 तक के सभी चैप्टर्स का, सभी विषयों के सभी चैप्टर्स का विस्तृतवार पूरे चैप्टर की व्याख्या, उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी किसी भी एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी सब्सक्रिप्शन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। पूरा सिलेबस, सारे चैप्टर्स बिल्कुल निःशुल्क होंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है। आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़िए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने किसी भी विषय के लिए सारे चैप्टर्स की तैयारी में लग जाइए, जिससे आपकी परीक्षाएं बेहतर हो सकें आने वाले समय में। तो आइए इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है, राजनीति विज्ञान समकालीन दक्षिण एशिया। इस पूरे विषय को कक्षा 12 की जो ये सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को एक शॉट में रिवाइज करने का प्रयास किया गया है, ताकि आपका पूरा चैप्टर एक साथ आप रिवाइज करके समराइज कर सकें और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों को भी हम देखेंगे आगे के क्लासों में। तो समकालीन दक्षिण एशिया से मतलब यह है कि आज का जो दक्षिण एशिया है, या जो अगर प्रेजेंट स्थिति दक्षिण एशिया की आप देखें और दक्षिण एशियाई देशों की देखें, तो उसमें किसके संबंध किसके साथ कैसे हैं, और इन देशों का जो अभ्युदय होकर आया है ऊपर, और कैसे कैसे इन देशों ने अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, अपने आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ी है, और इनकी स्थिति अभी आज के समय में क्या है, और किस तरह की सरकारें व्यवस्थाएं चला रहे हैं। दक्षिण एशिया में कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, जिस तरह जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है, मालदीव है। इस तरह के जो देश हैं वो दक्षिण एशिया के हिस्से माने जाते हैं, और विगत कई वर्षों में भारत के साथ भी इनके संबंध में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला है। इस पर भी विस्तृतवार हम चर्चा करेंगे आज की कक्षा में। अब देखिए, अगर आप दक्षिण एशिया जरा मैप में भी देखना चाहें तो लगभग ये जो देश हैं, ये देश आपको दक्षिण एशिया में दिखाई पड़ेंगे। ये जो देश आप देख रहे हैं, ये आपको दक्षिण एशिया में दिखाई पड़ते हैं, यानी भारत, श्रीलंका, यहां मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो मध्य एशिया में कहीं कहीं निकल जाता है, लेकिन ये जो सारे देश हैं, ये देश आपको दिखाई देंगे, ये दक्षिण एशिया के हिस्से हैं। और इनका आपस में क्या संबंध है, क्या सहयोग है, कैसे इनकी सरकारी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कैसे हुई है, या लोकतंत्र ठीक से नहीं काम कर पा रहा है, इन सारी चीजों का हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, मुख्य रूप से ये 2-3 जो देश हैं, और इसके साथ ये 3 यानी 6 देश करीब करीब जो हैं, मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के भाग माने जाते हैं। और उत्तर में हिमालय की पर्वत, यानी आप देख सकते हैं ये जो आप नॉर्थ है, यहां पर ये पूरा हिमालयन क्षेत्र है, ये पूरा हिमालयन क्षेत्र है यहां पर, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जो है, ठीक है, ये पूर्व में है, और इसके अलावा पश्चिम में अरब सागर, ये पूरा अरबिक सी है। इससे सुपरिभाषित क्षेत्र का स्वरूप प्रदान करते हैं। यानी ये जो भौगोलिक बाउंड्रीज हैं, ये जो भौगोलिक इनकी एक तरह से कह सकते हैं कि सीमाएं हैं, ये सीमाएं क्या करती हैं, इनको एक सुव्यवस्थित आकार देती हैं, इनको एक परिभाषा प्रदान करती हैं, ठीक है। क्षेत्र में विद्यमान सभी राष्ट्र तीसरी दुनिया में आते हैं। मैंने शीत युद्ध के समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो पहली दुनिया है अमेरिका, और उसके साथ जो कंट्रीज थी उस समय, उसमें यूरोप, पश्चिमी यूरोप का भाग, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। द्वितीय दुनिया में हमने देखा कि जो पूरा सोवियत संघ का इलाका चल रहा था, और इसके अलावा जो 9 उदित देश थे जिनको बाद में आजादी मिली थी और जो गुटनिरपेक्षता की तरफ भी चल रहे थे, उसमें पूरी अफ्रीकन कंट्रीज और पूरा ये दक्षिण एशिया सब शामिल था। तो ये तीसरी दुनिया में आती हैं, जो अभी अपने विकास के पथ पर अग्रसर हैं, विकास में लगे हुए हैं, विकासशील देश ज्यादा हैं। सभी के बीच सांस्कृतिक समानता देखी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं, इन देशों में कल्चरल इंटीग्रिटी या कल्चरल जो यूनिटी वो काफी है। क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों कभी एक ही देश रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत प्राचीन काल में नेपाल, भूटान भी मिला जुला रह रहा है, और नेपाल पूरी तरह से एक तरह से हिंदू राष्ट्र रहा है, बाद में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। तो नेपाल की जो हिंदू सभ्यता है, संस्कृति, वो भारत के साथ बहुत मैच करती है। भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब बिल्कुल आसपास होने के कारण इनकी जो धार्मिक प्रवृत्ति है, जो सांस्कृतिक प्रवृत्ति है, जो सामाजिक प्रवृत्ति है, वो काफी मिलती जुलती है, ठीक है। बुद्धिज्म जो भारत से निकलकर और भूटान, श्रीलंका तक पहुंचा, वो मेलजोल काफी खाता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बिल्कुल अभी बहुत कि 50 साल, 60 साल, 70 साल के अंदर ही
एक राज्य हुआ करते थे, एक देश हुआ करते थे, भौगोलिक क्षेत्र से भी और राजनीतिक क्षेत्र से भी। इसलिए इनमें जो है सांस्कृतिक समानता देखी जा सकती है। सभी में राजनीतिक विकास और राजनीतिक पतन के लक्षण देखे जा सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इन देशों में ऐसा देखा जाएगा कि जब हम चर्चा भी करेंगे कि कई बार लोकतांत्रिक मूल्य विकसित होते हुए दिखाई पड़ते हैं, मगर फिर वो ठहर नहीं पाते और गिर जाते हैं, और इनका राजनीतिक विकास होता है, राजनीतिक पतन भी होता है। ये सारे क्रम इसमें आपको दिखाई देंगे। दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्र अपनी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का निराकरण में लगे हैं। हाँ, ठीक बात है। जितने ये राष्ट्र आप देख रहे हैं, यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये अपने राजनीतिक और आर्थिक, इसके साथ साथ सामाजिक जो ताना बाना इनका है, किस तरह की जनसंख्या है, किस धर्म को मानने वाली है, कैसी संस्कृति को मानने वाली है, इन सब का ताना बाना हमको देखने के लिए मिलता है। और सब अपनी समस्याओं के निराकरण में हल में लगातार लगे हुए हैं। सभी पर भूमंडलीकरण की प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसा अभी हमने भूमंडलीकरण पहले चर्चा भी किया है कि पिछले की क्लासेस में, कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, इनका प्रभाव इन देशों पर पड़ रहा है, और इनका सकारात्मक प्रभाव भी कई बार देखने के लिए मिला है। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि इनके आपस के देशों में अगर संबंध ठीक नहीं भी हैं, तो वैश्विक बाध्यता के कारण, वैश्विक मंचों पर एक साथ आने के कारण इनके आपस के जो रिश्ते हैं, कूटनैतिक राजनीतिक जो संबंध हैं, वो भी ठीक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और अपने खुद के भी विकास में भूमंडलीकरण का भी प्रभाव इनमें देखा गया है। तो दक्षिण एशिया की जब आप बात करेंगे तो मुख्यतः आप इसी क्षेत्र की बात करेंगे और इन्हीं देशों की बात करेंगे, और इन्हीं देशों के आलोक में हम सारी क्लास को समझने वाले हैं। अब देखिए, दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्रों में एक जैसे राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, ठीक बात है। अगर आप पाकिस्तान को देखें, भारत को देखें, यहां मालदीव को देखें, ये श्रीलंका है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, और विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं इन राष्ट्रों को। अगर आप इंडिया की बात करें तो यहां पूरी तरह से क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र। आगे हम दलीय राजनीति जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको विस्तृत रूप से देखेंगे। पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि सैन्य शासन और लोकतंत्र दोनों का मिला जुला कुछ असर दिखाई देता है। ज्यादा समय तक सैन्य शासन यहां दिखाई देता है, कभी कभी लोकतंत्र दिखाई पड़ता है। नेपाल में अब आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके पहले इसने क्या देखा है, राजतंत्र भी देखा है, ठीक है, राजतंत्र भी देखा है। भूटान में आज भी राजा का तंत्र है, लेकिन काफी वो माना जाता है कि थोड़ा उसमें लोकतांत्रिक पुट दिखाई पड़ता है, लेकिन राजतंत्र ही है। बांग्लादेश भी अभी लोकतंत्र दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें भी कई उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलते रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका में भी लोकतंत्र है, लेकिन इसमें जातीय संघर्ष और सैन्य शासन भी कई बार हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मालदीव में भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहा है, लेकिन बाद में तख्ता पलट भी किया गया और उसमें सैन्य की भी भूमिका दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो अगर पूरी तरह सफल लोकतंत्र की बात की जाए तो भारत में ही दिखाई पड़ता है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत ने ही अपने लोकतंत्र को क्या किया है, पूरी तरह से विकसित किया है, संभाल कर रखा है। इसके अलावा बाकी जो देश हैं, इसमें कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है या लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उसमें कोई समस्या दिखाई पड़ती है या उसमें संघर्ष दिखाई पड़ता है, जिन संघर्षों की भी हम चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। केवल भारत और श्रीलंका ही अपनी स्वतंत्रता के समय से लोकतंत्र को सफलतापूर्वक संचालित करने में सफल रहे हैं। श्रीलंका भी सफल रहा है, इसमें जातीय संघर्षों ने बहुत बार इसमें परेशानी उत्पन्न की है, लेकिन चलता है वहां। जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव लोकतांत्रिक स्थायित्व में अपने अपेक्षाकृत कमजोर सिद्ध हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये बाकी के देश हैं, इन्होंने स्टेबिलिटी या स्थिरता हासिल करने में मुश्किल की है। बांग्लादेश ने कई बार जो है प्रयास किया, वहां कभी सैन्य मजबूत हो जाते हैं, कभी वहां पर फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था आती है, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। नेपाल की हालत वही थी, 2006 के बाद धीरे धीरे लोकतंत्र बहाल होना शुरू हुआ। मालदीव में कई बार तख्ता पलट का प्रयास भी हुआ भी। लोकतांत्रिक स्थायित्व इन देशों में बहुत कमजोर है। और पाकिस्तान की हालत तो सर्वविदित है कि वहां कभी 5 साल की सरकारें ठीक से चल ही नहीं पाई लोकतांत्रिक रूप से। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं दक्षिण एशिया में। अब अगर पाकिस्तान और नेपाल की हम बात करें तो पाकिस्तान और नेपाल दोनों में, पाकिस्तान आजादी के बाद आपको पता है 1947 तक तो भारत का ही हिस्सा रहा। आजादी के बाद भारत ने भी अपना संविधान बनाया, पाकिस्तान ने भी अपना संविधान बनाया, लेकिन संवैधानिक इस जो ढांचा है उसको बनाए रखने में कामयाबी उसको नहीं मिली। और हमेशा ये देखा गया कि जो चुनी हुई सरकारें थीं, या सो कॉल्ड चुनी हुई जो सरकारें थीं, उन पर सैन्य शक्तियां हावी हो गई, सेना उस पर हावी हो गई, और ये देखने के लिए आया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं वहां कमजोर पाई गई। तो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों प्रकार का शासन रहा है।
पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी है। जाहिर सी बात है कि शीत युद्ध जब 1990 हुआ तो उसके बाद 2 ही लोकतांत्रिक सरकारें बन पाई, ठीक से चल भी नहीं पाई, वो बताएंगे भी। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो की रही है, ठीक है, और दूसरी नवाज शरीफ की रही है। तो बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वहां पर है उसका प्रतिनिधित्व करती थी, और बेनजीर भुट्टो एक बार प्रधानमंत्री बनी और दूसरा नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। ये शीत युद्ध काल के बाद देखने के लिए मिला। आगे और भी अभी इमरान खान का भी दौर आएगा, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में सैनिक शासन लागू हुआ। बाद में फिर क्या हुआ, जब कारगिल का युद्ध हुआ उसके बाद से फिर जो जनरल परवेज मुशर्रफ वहां पे थे, जो वहां के आर्मी चीफ थे, उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ की सरकार को हटाते हुए और खुद वहां राष्ट्रपति बनकर शासन करना शुरू कर दिया। तो ये पाकिस्तान की हालत रही, उसको और चर्चा विस्तृत में देखेंगे। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, मतलब एक संविधान लिखा हुआ था, वहां संविधान था, लेकिन उसमें पावर राजा को मिली हुई थी, राजा ही हेड हुआ करता था। जैसे अपने यहां क्या है, भारत में क्या है, भारत में जो राजा की व्यवस्था का जो प्रतीक है वो राष्ट्रपति है, लेकिन राजा जैसी काम नहीं करते हैं, चुने हुए वो राष्ट्रपति होते हैं और उनके पास कुछ सर्मोनियल पावर्स होते हैं, कहने की पावर्स होते हैं। असली पावर कहां होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, और वो पूरी देश की बागडोर संभालते हैं। और राष्ट्रपति भी अगर हेड हैं, नॉमिनल हेड भी हैं, तो चुने जाते हैं, कोई राजतंत्र व्यवस्था से नहीं आते हैं। यहां पर क्या हुआ कि राष्ट्रपति की जैसे राजा काम करते थे, पर राजा के पास ज्यादा पावर हुआ करती थी। तो संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां ले लेगा। लेकिन 2006 में एक सफल जन विद्रोह हुआ और लोकतंत्र की बहाली हो गई, ठीक है। तो 2006 का जो नेपाल का संघर्ष रहा वो बहुत ही चर्चित संघर्ष रहा, जिसके बाद नेपाल ने यह प्रयास किया कि वहां पर लोकतंत्र बहाल हो। देखेंगे इसको और ठीक से। पाकिस्तान में लोकतंत्र एक आंशिक व्यवस्था रही है। अब देखिए, आप देख सकते हैं इनको, ये मोहम्मद अली जिन्ना है, जो पाकिस्तान के कायदे आजम कहे जाते हैं, और आज़ादी के बाद इनका ये प्रयास था कि वहां पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थायित्व तो मिले और लोकतंत्र वहां बहाल हो, पर ये हमेशा आंशिक रूप से व्यवस्था बनी रही। भारत के साथ ही पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इसे इस्लामी गणतंत्र घोषित किया गया, ठीक है। इसमें इनकी बहुत भूमिका रही। जैसे भारत ने क्या किया, अपने आप को घोषित पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, सेकुलर जिसको कहते हैं, जिसमें कोई एक धर्म को स्टेट प्रमोट नहीं करेगा, या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन जो पाकिस्तान, उन्होंने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया। सन 1956 में इसका संविधान लागू हुआ, जिसके तहत संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया। तो इन्होंने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया कि लोग चुनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर वो स्थायित्व रूप से काम नहीं कर पाया। राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष बनाया गया, परंतु यह प्रणाली सफल नहीं हो सकी और सन 1958 में सैनिक शासन स्थापित हो गया। जाहिर सी बात है कि जब वहां क्या देखिए, समस्या यह है कि हमारे यहां भारत में भी राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया है, तीनों सेनाओं का भी प्रमुख बनाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति और सेना और सरकार का जो कनेक्शन है और एक दूसरे पर जो चेक एंड बैलेंस है, संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि अगर राष्ट्रपति कोई अगर अपना आदेश देते हैं या किसी तरह का निर्णय लेते हैं, तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप कितना हो सकता है और कैसे सरकार के कहने पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया जाएगा, और सेना का एक नियंत्रण है, सारी व्यवस्थाएं ठीक से कर रही है काम। पर वहां पर ऐसा नहीं है, अध्यक्ष नाम मात्र का बने, और इस कारण वहां जो परेशानी संवैधानिक रूप से मिली, तो सैनिक शासन स्थापित हो गया। 1958 में जनरल अयूब खान ने सैनिक क्रांति करके सत्ता छीन ली और राष्ट्रपति को हटा दिया, ठीक है। तो पहली बार 1958 में ये देखने के लिए मिला कि वहां पर अयूब खान राष्ट्रपति बन गए खुद, और वो पावर अपने हाथ में उन्होंने लेता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। पाकिस्तान की कहानी रही। 1963 में नया संविधान लागू हुआ और 1965 में भारत के हाथों पाकिस्तान की पराजय हुई। तो उन्होंने क्या किया, फिर संविधान को नया कर दिया कि चलो कुछ गड़बड़ी थी, फिर करते हैं। फिर 1965 में पाकिस्तान से जंग हुआ भारत का, और लाल बहादुर शास्त्री उसको लीड कर रहे थे। अयूब खान को सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया। अयूब खान को क्या कर दिया, सत्ता से हटा दिया गया, और याहिया खान नए राष्ट्रपति बने। तो जिन्होंने सत्ता काबिज कर लिया था, वो याहिया खान, वो नए राष्ट्रपति बन गए। ये दो महापुरुष भी बहुत महत्वपूर्ण, अभी मैं इसकी चर्चा करेंगे। 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गया। देखिए 1971 बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के परिप्रेक्ष्य में। तो 1971 में क्या हुआ, जब आजादी मिली, अगर आप ध्यान से इस मैप को देखें, ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये जो बांग्लादेश का हिस्सा है ना, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। जब विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान चला गया पश्चिमी पाकिस्तान, और इसको कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था। लेकिन 71 में वहां जन आंदोलन हुआ और विद्रोह हुआ, इसकी चर्चा अभी डिटेल में करेंगे। तो ये आजाद कर लिया गया। भारत ने ये लड़ाई फ्रंट पर आकर लड़ी और पाकिस्तान को इसमें पराजय हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो ये जो पाकिस्तान के साथ चल रहा था कि 1971 में क्या हुआ, इनको हारना पड़ा, जंग हारनी पड़ी भारत से, और पाकिस्तान वहां पे जो बांग्लादेश है उसका उदय हुआ। तो पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बन गया। सैनिक शासन ने जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाया,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो हैं हम। ठीक है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो क्या थे, वहां पे नए क्या बन गए, प्रधानमंत्री बनाए। भुट्टो पाकिस्तान पीपुल पार्टी के अध्यक्ष थे, वही पाकिस्तान पीपुल पार्टी जिसकी नेता बाद में इन्हीं की पुत्री है, बाद में बेनजीर भुट्टो, वो प्रधानमंत्री बनी। लेकिन इस समय ये हुआ कि पाकिस्तान पीपुल पार्टी के अध्यक्ष भुट्टो बने और इनको बनाया था एक तरह से सैनिक नहीं, सैन्य शासन नहीं बनाया था, जिसको कहा जाता था पपेट प्राइम मिनिस्टर, यानी जो सेना कहेगी वो करेंगे। और ये दिखाने का प्रयास था कि लोकतंत्र है। सन 1972 में फिर नया संविधान लागू हुआ, इससे एक बार फिर पाकिस्तान में संसदीय शासन प्रणाली लागू हुई। 1977 में भुट्टो को जनरल जियाउल हक द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। ये है जनरल जियाउल हक, ठीक है, ये जनरल जियाउल हक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया और वहां सैन्य शासन लागू कर दिया। यानी आप अगर शुरू से चर्चा करना चाहें तो आजादी के 56 में संविधान लागू हुआ, 58 में ही सैन्य शासन आया। फिर सेना ने दिखाने के लिए कि लोकतंत्र है, इनको महानुभाव को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया जुल्फिकार अली भुट्टो को, जो पाकिस्तान पीपुल पार्टी के थे। फिर कुछ दिनों बाद जियाउल हक आते हैं जो सेनाध्यक्ष होते थे, और सेनाध्यक्ष ने फिर क्या किया, इनको हटाकर अपदस्थ करके और खुद वहां पर शासन अपने हाथों में ले लिया। भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मृत्यु दंड भी दे दिया गया। सन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक क्रांति का आयोजन किया और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ कर दिया। यानी ऐसा ही कहानी एक बार 1999 में भी देखने के लिए मिली, जब क्या किया, परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की जो सरकार थी, जो लोकतांत्रिक तरीके से ऐसा कहा जा रहा था कि चल रही है, उसे अपदस्थ कर दिया। सैनिक शासन को हटाने के उद्देश्य से पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाली आंदोलन हुआ, ठीक है, चलाया गया कि लोकतंत्र फिर से रिस्टोर हो, इसका आंदोलन चला और संविधान में संशोधन हुए और पुनः संसदीय प्रणाली को लागू की गई। और फिर ऐसा कहा गया कि संसदीय प्रणाली लागू होगी। चुनाव में पाकिस्तान पीपुल पार्टी को सफलता मिली और बेनजीर भुट्टो को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। उनके हटने के बाद नवाज शरीफ, यानी आप कह सकते हैं कि जब जो लगातार सैन्य शासन चला हुआ आ रहा था, उसके बाद फिर जब लोकतंत्र की बहाली होती दिखाई दी तो बेनजीर भुट्टो, जो किसकी थी, जो इन महानुभाव की पुत्री थी, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो की, उन एक बार प्रधानमंत्री बनी और एक बार नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये द्वितीय समय में, द्वितीय काल में जब यहां लोकतंत्र आया पाकिस्तान में, तब की बात है। अब 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की पराजय ने नवाज शरीफ के नेतृत्व को अलोकप्रिय बना दिया। 1999 में कारगिल का बहुत ही फेमस युद्ध हुआ, जिसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि उस 1999 के कारगिल युद्ध के जो मास्टरमाइंड थे वो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, ये महानुभाव जिनको आप देख रहे हैं। और नवाज शरीफ उस समय प्रधानमंत्री थे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब वहां हार मिलेगी, भारत ने हराया पाकिस्तान को बुरी तरह, तो प्रधानमंत्री पर पहले हमला होगा, पहले ठीकरा फोड़ा जाएगा। तो नवाज शरीफ अलोकप्रिय बन गए और ये जो उनकी जो शासन कायम था उसको उन्होंने परवेज मुशर्रफ ने उठा के फेंक दिया और खुद राष्ट्रपति को अपने आप को निर्वाचित बना लिया कि हम राष्ट्रपति रहेंगे और ये नवाज शरीफ एक लीडर नहीं है, या नवाज शरीफ बहुत लोकप्रिय नहीं है, इनको हटाइए, मैं अपने हाथों में शासन लेता हूं। तो सेना ने फिर शासन ले लिया। राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप देने के लिए मुशर्रफ ने सन 2003 में निर्वाचन भी कराया। उसके बीच में भारत से भी संबंध कई बार बनाने बिगाड़ने का प्रयास हुआ। मुशर्रफ से भारत की चर्चा हुई और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे भारत के, और कई दौर की वार्ता भी हुई। 2003 में निर्वाचन हुआ। सन 2008 के चुनाव के बाद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। तो ये कुछ क्रम है पाकिस्तान का, जिससे आप एक खाका तैयार कर सकते हैं कि वहां की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो कभी भी स्थिर नहीं रह पाई, वो हमेशा बदलती रही, उसमें कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहे। लोकतांत्रिक तरीके से कभी वहां विकास देखा गया, कभी लोकतांत्रिक तरीकों से उनका गिरना देखा गया। ये सारी व्यवस्थाएं पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण से संबंधित हैं। और अगर आप 3 नाम लेना चाहें, या अभी तो एक और नाम चल रहा है, उसको जोड़ के अगर आप 3 नाम लेना चाहें जो लोकतांत्रिक तौर पर माना जाए कि प्रधानमंत्री का काम जिन्होंने किया, तो एक नवाज शरीफ, एक बेनजीर भुट्टो, और एक आप कह सकते हैं जो अभी इमरान खान, जो कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है। इसके अलावा बाकी प्रधानमंत्री बने भी तो सैन्य शासन ने स्थापित किया और उसको भी कभी पूरी तरह चलने नहीं दिया गया। अभी भी 5 साल पूर्ण रूप में कोई सरकार काम नहीं कर पाई है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, सन 2013 में पुनः चुनाव हुआ और इस बार ममनून हुसैन पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री का पद धारण किया, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के पहले ही नवाज शरीफ ने 2017 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप और कई तरह इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। फिर सन 2018 के आम चुनाव में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी, जिसको पीईटी कहते हैं, पीटीआई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ये इस पार्टी को 116 स्थान प्राप्त हुए और ये इसके जो नेता हैं इमरान खान, ठीक है, जो कि एक पहले क्रिकेटर भी रह चुके हैं, बहुत फेमस। ये अभी पाकिस्तान के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और पीटीआई इनकी जो पार्टी है वो रूल कर रही है। इस दल के नेता के रूप में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने।
अब समस्या ये है, ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, आज की स्थिति में आप देख सकते हैं। और 2018 से 2022 आ गया, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि शायद 5 साल की सरकार पूरी हो जाए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लोकतांत्रिक उतार चढ़ाव में जो समस्या आपने देखी, उसमें प्रेजेंट कंटेक्स्ट ये है कि अभी वहां लोकतंत्र स्थापित दिखाई पड़ता है, ऐसा वहां की सरकार क्लेम करती है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु तथा भूस्वामी, देखिए सबसे प्रमुख कारण है। यहाँ क्या होता है, एक तो उन्होंने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया है, तो यहाँ के धर्मगुरु या उलेमा जो कह सकते हैं, इनकी बहुत हस्तक्षेप इनका सरकारी शासन व्यवस्था में रहता है, तो कई बार वो बीच में आ जाते हैं। सेना वहां पर हावी होने का प्रयास करती है, और भूस्वामी जो बड़े वहां पे जिनके पास जमीन है, जमींदार हैं, वो हावी होते हैं। इसलिए ये जो पूरी सरकारी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें समस्या आती रहती है। तो दक्षिण एशिया का जो एक देश पाकिस्तान है, उसके बारे में आपने शॉर्ट में देखा कि किस किस तरह के वहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हुई और किस किस तरह वहां पे इसके चलते कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैन्य शासन कायम हुआ। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति यथोचित समर्थन भी उपलब्ध नहीं है। यानी ऐसा देखा जाता है कि जो ये धर्मगुरु हैं, जो ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, या जो सेना है, इनके हस्तक्षेप के कारण कई बार सरकारें गिरी हैं। और बहुत एक तरफा है, जिसको कह सकते हैं कि 100% जनसंख्या का विचार हो कि लोकतंत्र होना चाहिए, ऐसा भी कई बार दिखाई नहीं पड़ता है। वहां एक ऐसा ग्रुप है जो मानता है कि नहीं, सैन्य शासन ही ठीक है, या धार्मिक शासन ही ठीक है। तो इस कारण भी कई बार वहां लोकतंत्र को चोट खानी पड़ती है और मूवमेंट करना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये थी पाकिस्तान की कहानी जो आपने देखी। अब दक्षिण एशिया का एक और प्रमुख देश है नेपाल, उसकी बात करते हैं। नेपाल की अगर भौगोलिक स्थिति आप देखना चाहें, अगर आप मैप से भी समझना चाहें, तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। ये भारत है और भारत के ठीक बगल में यहां ऊपर नेपाल है, यानी ये नेपाल आप देख सकते हैं। तो नेपाल की स्थिति में आप देखिए, ये पूरी तरह इधर तिब्बत का भी हिस्सा आ जाता है, तो पूरी तरह ये जमीनों से घिरा हुआ है। इसका एक बात आपको समझना बड़ा जरूरी है कि समुद्री रास्ता इस देश के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास यहाँ कराची है, पोर्ट है, भारत के पास तो है ही है, लेकिन ये ऐसा देश है जिसके पास कोई समुद्री रास्ता नहीं है। इसलिए इसका दो राष्ट्रों के बीच में फंसे, दो राष्ट्रों के आप कह सकते हैं कि इच्छा पर इनका पूरा विदेशी व्यापार चलता है, एक भारत और एक चीन। और इसलिए जो ये भारत और चीन की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए भारत और चीन के साथ इनके संबंध हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी वो चीन के करीबी पाया जाता है, कभी वो भारत के करीबी पाया जाता है, और जो वहां का लोकतांत्रिक विकास है वो भी दिलचस्प है। तो बहुत सालों से वहां पे राजतंत्र कायम रहा है, और इसने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित करके रखा हुआ कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं। हालांकि बाद में उसने संविधान बनाया और परिवर्तन भी किया। ऐतिहासिक दृष्टि से नेपाल एक हिंदू राज्य रहा है, और जब तक निरंकुश और संवैधानिक राजतंत्र के बीच में सक्रिय होता रहा है। मतलब कि कई बार ऐसा रहा है कि वहां पे निरंकुश शासन रहा है, कई बार लोकतंत्र स्थापना करने की कोशिश रही है, इसमें यह संघर्ष चलता रहा है। 1949 की क्रांति के माध्यम से नेपाली कांग्रेस पार्टी ने नेपाल को निरंकुश और अक्षम राजाओं को अपदस्थ करते हुए राजा त्रिभुवन को अपना समर्थन दिया था। तो वहां दल तो चल रहा था, लेकिन शासन राजा का ही था। तो 1949 में एक राजा त्रिभुवन हुए, जिनको ये माना गया कि ये थोड़ा सा लोकतांत्रिक व्यवहार करते हैं, उनको समर्थन मिला। 1955 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र महेंद्र नरेश हुए। महेंद्र बहुत दिन तक राजा रहे। राजा महेंद्र द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई, यानी राजा ने कहा वहां पंचायत होती है, मतलब कि जो संसद होता है उसको पंचायत कहा जाने लगा। और ये उन्होंने कहा कि भाई संसद रहेगी और संसद में लोग चुन के आएंगे, हेड वो लेकिन राजा ही बना हुआ था। शक्ति को प्रधानमंत्री में केंद्रित करते हुए भी राजा की स्थिति को प्रभावी बनाए रखा, मतलब कि राजा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसका हमेशा ध्यान रखा। 1959 में भी जीपी कोइराला नेपाल के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। तो 1959 में जो जीपी कोइराला बने, ये काफी फेमस रहे हैं। ये नेपाल के पहले प्रधानमंत्री आपको दिखाई देते हैं, मतलब नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई देंगे जिनके पास शक्ति थोड़ी थी। जनवरी 1961 में राजा महेंद्र ने पंचायत व्यवस्था की घोषणा की, वही जो इसकी मैं बात कर रहा था कि संसदीय व्यवस्था जो रहेगी उस पे उसका एक प्रतिनिधित्व रहेगा। कहा गया कि व्यवस्था नेपाल में लोकतंत्र की जहां को मजबूत करेगी, लेकिन राजा महेंद्र के कृत्यों से नेपाल में लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा धक्का मिला। ठीक है, बाद में राजा महेंद्र किस तरह बिहेव करने लगे, पहले जिन्होंने संसदीय व्यवस्था कामिल करने की बात की, पहले जिन्होंने पंचायत व्यवस्था की भी बात की, बाद में उनके जो कृत्य थे, उनका जो व्यवहार था, वो संसदीय प्रणाली में जो है विश्वास रखने वाला नहीं रह गया। और जाहिर सी बात है कि जो राजा पहले अपने हाथों में सारी बागडोर रखेगा, बाद में जब पावर को छोड़ना पड़ेगा, सत्ता को छोड़ना पड़ेगा, या सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, सत्ता को बांटना पड़ेगा, तो उसको समस्याएं आएंगी। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए राजा ने राजनीतिक दलों को वर्जित कर दिया और लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए एकदम जिस तरह इमरजेंसी लगाई जाती है, सारे दल को बोला कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करेगी, किसी को कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के चलते राजा ने सन 1990 में एक लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया।
लेकिन 1990 में इतना जनाक्रोश हुआ और इतना आंदोलन हुआ कि उनको क्या करना पड़ा, संविधान बनाने के लिए स्वीकृति देनी पड़ी। और 1990 के दशक में माओवादी नेपाल के कई हिस्से में अपना प्रभाव कायम करने में सफल रहे। तो यहाँ पे जो नक्सल थे या जो माओवादी थे, यहाँ भी वो भी क्या कर रहे थे, वो भी यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। किस लिए? यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। और इसी आंदोलन के प्रभाव में या मजबूरी में क्या करना पड़ा, नेपाल को फिर वहां पर एक लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना करने की कोशिश करनी पड़ी। और लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना करने के लिए, संविधान बनाने के लिए क्या किया, राजा ने आदेश दिया या स्वीकृति प्रदान करी। राजा और सत्ताधारी अभिजन के विरुद्ध माओवादी सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। ध्यान रखिए, माओवादी वहां पर काफी एक्टिव थे और वो चाहते थे कि हम हथियार उठाकर वहां विद्रोह करें, हथियार उठाकर अपनी लड़ाई लड़ें। और माओवादी सेना और लोकतंत्र समर्थकों के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। यानी एक तरफ तो माओवादी थे जो चाहते थे कि पूरी लोकतंत्र आए, एक तरफ सेना थी और एक तरफ लोकतंत्र समर्थक थे। तीन तरह के आंदोलन चल रहे थे। यानी माओवादी चाहते थे कि हम बंदूक से लड़ाई लड़ें, लोकतांत्रिक समर्थक चाहते थे कि हम वहां पे आंदोलन करें, शांतिपूर्ण आंदोलन करें, और एक तरफ सेना जो राजा के हाथ में थी। तो तीनों एक दूसरे से टकरा रहे थे और ये बड़ा भयावह स्थिति बनती जा रही थी नेपाल के लिए। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। इस प्रकार नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने समाप्त कर दिया। ठीक है, 2002 में बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया। लेकिन अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन हुए और सन 2008 में नेपाल में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव यानी ऐसे मेंबर्स का चुनाव जो संविधान को बनाएंगे। तो 1990 में जो लगाम लगाने की कोशिश राजा ने की थी, 1990 से पहले जो पूरी तरह लगाम लगाया गया, फिर थोड़ा संविधान बनाने की छूट मिली, लेकिन 2002 में फिर पूरी तरह भंग करके और राजा ने सब लोकतंत्र को खत्म कर दिया। लेकिन 2006 में फिर आंदोलन हुआ और उसके बाद से क्या हुआ, संविधान सभा की चुनाव होने लगे कि कौन कौन लोग संविधान बनाने में हिस्सेदारी लेंगे। नेपाल को हिंदू राज्य के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। यानी नेपाल ने कहा कि ठीक है, अब हम केवल हिंदू राष्ट्र नहीं रहेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेंगे जिसमें हम सभी धर्मों का आदर करेंगे। शाही निरंकुशतावाद, शाही निरंकुशतावाद मतलब राजा के निरंकुशतावाद में, यानी जो राजा किसी की नहीं सुनेगा, इससे निपटने के लिए नेपाल को 7 राजनीतिक दलों ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया। जो भी वहां पे छोटे छोटे कई दल थे, उन्होंने जो वहां पे आंदोलन कर रहे थे देशव्यापी लोकतंत्र के लिए, उन्होंने खुद का एक गठबंधन बना लिया कि हम राजा की मनमानी नहीं होने देंगे। ठीक है, मोटे तौर पर निरंकुशतावाद से निपटने के लिए 7 दलीय गठबंधन माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन का आयोजन किया। बिल्कुल ठीक बात है। जो माओवादी पहले सशस्त्र आंदोलन करना चाहते थे, शस्त्र लेकर लड़ना चाह रहे थे, और कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले दल थे, सब मिलकर एक हो गए और सबने कहा कि नहीं, लोकतंत्र में जब संविधान सभा की चुनाव हो रहा है तो इसमें भाग लेंगे हम और लोकतंत्र में के लिए अपना संविधान निर्माण करने का प्रयास करेंगे। लेकिन नेपाल का पूरा लोकतंत्रीकरण हो नहीं पाया है क्योंकि अभी संविधान वहां पर, अभी संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे जो वहां पर अलग अलग ग्रुप हैं, जो माओवादी वाले इलाके हैं उनकी अलग अपनी मांगे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की अलग मांगे हैं, तराई क्षेत्रों की अलग मांगे हैं, और वहां पर इस तरह का संघर्ष दिखता है। राजा की सभी शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 2008 में नेपाल में आम चुनाव हुए जिसमें माओवादियों ने भी भाग लिया और माओवादी प्रचंड जो है, ये इनका नाम है प्रचंड, ये नाम है, ही इज अ पर्सन, इनको नया प्रधानमंत्री बनाया गया। तो प्रचंड जो बने प्रधानमंत्री, वो माओवादी से ही क्या करते हैं, ताल्लुक रखते हैं। नेपाल में राजतंत्र का खात्मा हो चुका है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि राजतंत्र वहां बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है और राजतंत्र के एलिमिनेट होने के बाद वहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण हो चुका है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी पूरी तरह स्टेबलिश नहीं हुई है, उसमें विकास अभी जारी है, लेकिन जो राजतंत्र की बात थी वो धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। तो इस तरह नेपाल का जो लोकतंत्रीकरण है वो इस क्रम से आगे बढ़ा, जहां पर अभी भी लोकतंत्र की स्थापना का, पूर्ण स्थापना का प्रयास जारी है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही है, वहां राजतंत्र का खात्मा हो चुका है, पर संविधान के दृष्टि से अभी वहां पर काफी चीजें विकास होने के पहलू में चल रही हैं। रामवरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नवंबर 2013 में नेपाल में आम चुनाव हुए जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। 2015 में नेपाल का नया संविधान बना, एक बार फिर उसमें बदलाव, क्योंकि काफी वहां पर विद्रोह भी हो चुका था। नेपाल को अब एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। एक संघीय यानी वहां राज्यों में सरकारें काम करेंगी ऐसा नहीं, एक पूरे देश की सरकार होगी, वो काम करेगी, परंतु राजनीतिक दलों में आपस में मतभेद है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना ये दूसरी बात हो गई, पर वहां पर काफी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मतभेद है। वहां पर कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि विद्रोह में बहुत सारी आंदोलन भी हो जाते हैं और शस्त्री भी हो जाते हैं कई बार। तो ये मतभेद लोकतंत्र में थोड़ा परेशान करने वाली बात है जो नेपाल जिससे अभी गुजर रहा है। और धीरे धीरे लेकिन उन्होंने क्रमवार तरीके से धीरे धीरे संवैधानिक विकास और लोकतांत्रिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया है, जो नेपाल में दिखाई देता है। अब नेपाल और भारत का संबंध भी हम चर्चा करेंगे इसमें आगे।
अब थोड़ी बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो ये भी दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है और भारत के नीचे है, आप जानते हैं ये, यानी भारत में के ठीक नीचे थोड़े से समुद्र के क्षेत्र के बाद श्रीलंका का क्षेत्र आता है, ठीक है। तो पाक स्ट्रेट जो है जिसको हम कहते हैं, उस पाक स्ट्रेट के बाद फिर श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति आती है। तो अब जाहिर सी बात है कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा राज्य है जिसकी आबादी लगभग 1.8 करोड़ है और ये भारत के करीब होने के कारण भारत के लिए इससे संबंध और भारत के प्रति इसका जो नजरिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आजकल वैश्वीकरण के जमाने में जब कूटनीतिक राजनीतिक कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं एक दूसरे देशों के प्रति, श्रीलंका कई बार भारत और चीन के मध्य भी हो रहे संघर्ष का एक कह सकते हैं कि प्लेग्राउंड बनता है। ऐसे छोटे छोटे कई देश बनते हैं, यानी कई बार श्रीलंका प्रयास करता है कि उसके नजदीक आ जाए श्रीलंका, चाइना प्रयास करता है, कई बार भारत प्रयास करता है और कई मुद्दों को लेकर आपसी सहयोग और आपसी मतभेद भी दिखाई पड़ते हैं। अब श्रीलंका के अगर आप इतिहास को देखें तो श्रीलंका में जो सबसे परेशान करने वाली बात ये रही कि यहां पर जातीय संघर्ष बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 70% सिंघली लैंग्वेज भी है और ये वहां का ग्रुप है, तो पूरी 70% जो मेजॉरिटी जनसंख्या वो सिंघली की है। 14% श्रीलंका मूल के तमिल है, जो श्रीलंका के ही रहने वाले तमिलियन थे। 6% भारतीय मूल के तमिल है। ये भारतीय मूल के तमिल को कौन ले गया? वहां अंग्रेजों का जब राज चल रहा था तो श्रीलंका के चाय बागानों में, जाफना वगैरह जो एरिया है, बहुत वहां पे चाय बागान बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, उन चाय बागानों में काम करने के लिए भारत के तमिलियन दक्षिण भारत के वहां पे ले जाए गए अंग्रेजों द्वारा, जो वहां बस गए। तो 6% भारतीय तमिल है। अब जाहिर सी बात है जो ये सिंघली हैं वो तमिलियन के खिलाफ बहुत आंदोलन चलाते हैं। आंदोलन क्या, ये प्रभुत्व अपना चाहते हैं, ये इनके लिए कोई जगह छोड़ना नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि भारतीय मूल के तमिल या वैसे भी तमिल इनको कोई बहुत सहूलियत मिले और वो अपना एकाधिकार चाहते हैं। वो चाहते हैं इनको कोई एक्स्ट्रा प्रेफरेंस ना मिले, एक्स्ट्रा प्रिविलेज ना मिले और सारे संसाधनों पर केवल हक सिंघली को है। श्रीलंका के मूल तमिल अधिकतर जाफना प्रांत और उत्तरी और पूर्वी तट पर केंद्रित है, जबकि भारतीय मूल के तमिल अधिकतर चाय बागान के क्षेत्र कोलंबो, कैंडी तथा त्रिकोलमाली में बसे हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर चाय बागान थे वो यहां ज्यादा बसे हैं। दोनों संप्रदायों के मध्य सन 1956, 1958 तथा 1977 में पहले भी हिंसा हो चुकी है। तो वहां पर बहुत हिंसा देखने के लिए मिली है तमिलियंस के बीच में और सिंहलेस के बीच में, जो हमेशा श्रीलंका की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और पूरे विकास की प्रक्रिया में बहुत बाधक रही है। इसके अलावा श्रीलंका में बहुत समस्या आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। उनका टूरिज्म अच्छा है, उनके चाय की खेती अच्छी है, उनका जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है वो भी उनके लिए फेवरेबल है, कोई बहुत परेशानी नहीं है। लेकिन ये जातीय संघर्ष जो है इसने श्रीलंका में हमेशा एक समस्या क्रिएट किया है जो महत्वपूर्ण है। अब स्थितियां कुछ ज्यादा बिगड़ने लगी जब सरकार ने तमिल बहुल क्षेत्रों में सशस्त्र सिंघलियों को बसाना शुरू किया। देखिए ऐसा भी हो गया कि सरकार ने ही क्या किया, वहां पर जो सिंघली हैं उनको तमिलियन को कंट्रोल करने के लिए शस्त्र देकर बसाना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत ज्यादा तमिलियन रह रहे हैं तो वहां सरकार ने जानबूझ के सिंघलियों को बसाया। तमिलों और उनके गुरिल्ला संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम या लिट्टे ने हिंसात्मक गतिविधियां तेज कर दी। अब देखिए इन सब चीजों से डील करने के लिए तमिलियंस ने अपना एक नया ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसको लिट्टे ग्रुप कहा गया। और ये है प्रभाकरन, ये बहुत फेमस नेता रहा उनका, जिसने एक लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, सशस्त्र लड़ाई, यानी शस्त्र के साथ लड़ाई शुरू कर दी। और इसको लिट्टे ग्रुप का फाउंडर, लिट्टे ग्रुप का मेन नेता था ये। और इन्होंने कहा कि हम सरकार के खिलाफ या सिनेलियोस के खिलाफ क्या करेंगे, हथियारों से लड़ाई लड़ेंगे। सेना की ओर से भी दमनात्मक कार्रवाई शुरू हुई। सेना ने क्या किया, उनको पूरी तरह क्रश करना शुरू किया, मारना शुरू किया। अनेक निरपराध तमिल मारे गए। भारी संख्या में तमिल सीमा पार करके भारत में भी घुस आए। और जब तमिल भारत में घुसने लगे, यहां से भारत का रोल बढ़ने लगा, क्योंकि एक तो तमिलियन भारतीय मूल के थे, तो वैसे भी भारतीयों पर एक ये दबाव था कि भाई अगर भारतीय मूल के तमिलों पर अत्याचार हो रहा है तो भारत उसमें हस्तक्षेप करे। दूसरा, जब वहां से तमिल भारत आने लगे तो यहाँ शरणार्थी या रिफ्यूजी बन के रहने लगे, तो उनके विकास, उनके कैंपिंग, उनके खान पान की व्यवस्था करना, वहां श्रीलंका की स्थिति पर नजर बनाए रखना। और उसमें राजीव गांधी का समय चल रहा था जब ये ज्यादा उग्र हो रहा था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री भी थे देश के, और एक बड़ी फेमस चर्चा भी है जब राजीव गांधी दौरे पर थे श्रीलंका में तो वहां उनके ऊपर बंदूक से हमला भी हो गया। तो ये सारा उसी घटनाक्रम का उसी समय का ये घटनाक्रम है जब वहां पर जो जातीय हिंसा श्रीलंका में थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और 80 के दशक में खास करके। और वहां लिट्टे जो है, प्रभाकरन जो उनका नेता था, ये काफी वहां पे लड़ाई लड़ने का प्रयास भी कर रहा था। और ये सारी चीजें श्रीलंका में एक अशांति का भाव या अशांति का समय क्रिएट कर रही थी, बना रही थी। भारी संख्या में तमिल शरणार्थियों की भारत में उपस्थिति से लोगों में आक्रोश फैल गया और घटनाक्रम में भारत द्वारा हस्तक्षेप की मांग करने लगे। जैसा मैंने आपको बताया, ये मांग होने लगी कि भारत को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए।
परंतु भारत सरकार ने इस प्रकार हस्तक्षेप की मांग को निरस्त करके श्रीलंका सरकार से समस्या का राजनीतिक हल निकालने का आग्रह किया। तो पहले भारत ने कहा कि भाई हम किसी के इंटरनल मैटर में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि ये सारी समस्याएं हल हो जाएं। अच्छा, ये मत भूलिए कि 1985 के आसपास ही सार्क जैसी जो संस्थाएं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे वो भी चल रही थी, यानी सार्क जैसी संस्थाएं भी काम कर रही थी। तो प्रयास यही किया जा रहा था कि क्या हो, ये संस्थाएं शांति बहाल करें और एक दूसरे के सम्मान करें। तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की गई। राजीव गांधी जयवर्धने समझौता इस क्रम में एक बहुत फेमस समझौता हुआ 1987 में, और इस समझौता के जयवर्धने जो नेता थे श्रीलंका के और राजीव गांधी भारत के, और ये प्रयास किया गया इस समझौता के तहत कि भारत ज्यादा इंटरफेयर ना करे और शांति पीस कीपिंग फोर्सेस, शांति बहाली के लिए अपनी सेनाएं भेजे और शांति बहाल करके तमिलियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जो प्रांत जहां तमिल एक साथ रह रहे हैं उनको एक साथ मिलाया जाए, एक साथ उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। ये राजीव गांधी जयवर्धने समझौता बहुत महत्वपूर्ण है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और भारतीय श्रीलंका के जो आपसी संबंध है उस परिप्रेक्ष्य में भी। तो ये श्रीलंका की पूरी कहानी थी, जहां लोकतंत्र तो स्थापित है मगर जातीय संघर्ष वहां दक्षिण एशिया में जब श्रीलंका का अध्ययन होगा तो उसकी बात की जाएगी। अब बात होगी किसकी, बांग्लादेश में लोकतंत्र की। यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। मैंने अभी आपको बताया कि आजादी मिलने के बाद बांग्लादेश क्या रहा, पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा। और पाकिस्तान का हिस्सा जब बना रहा तो जो बांग्लादेश वाला एरिया था उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और जो पाकिस्तान मेन था उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बनाया गया था। असम और बंगाल से काट करके वो बांग्लादेश वाला एरिया पाकिस्तान को दिया गया था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। अब देखिए, बंगाल और असम से काट के दिया गया था तो कुछ हद तक असमी और बंगाली भाषा का वहां ज्यादा प्रभुत्व था। अब जो वो लोग थे वो कहते थे भाई हम बंगाल के हैं, बंगाली कल्चर है, बंगाली भाषा है तो हम उसको मानेंगे। लेकिन पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो मेन पाकिस्तान था, जो आज का पाकिस्तान है, वो चाहता था कि हमारा प्रभुत्व तो यहीं से हम चलाएं उस पूर्वी पाकिस्तान को और उर्दू उन पे ला दें, अपनी कल्चर सभ्यता को ला दें। और ये चीज वहां पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहां के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। भाई इनको लगता था कि बंगाली संस्कृति और बंगाली भाषा को तो कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, कोई उसको हक ही नहीं दे रहे हैं। तो इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधि तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग की। अब हुआ क्या कि जब पाकिस्तान बना तो जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे, जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, पूरी सरकार की व्यवस्था चलाने में उनका ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहने लगा। और जो पूर्वी पाकिस्तान थे उनके लोगों को इसमें कोई हक मिलता ही नहीं था, कोई उसमें स्थान मिल ही नहीं रहा था, जो एक बड़े चिंता की बात हो गई, जिसके खिलाफ आंदोलन भी देखने के लिए मिला। अब देखिए, ये जो शख्स है मुजीबुर रहमान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व तो शेख मुजीबुर रहमान ने किया और इनको बांग्लादेश का जनक भी माना जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ गांधी पाकिस्तान में जिन्ना, इस तरह बांग्लादेश में इनको माना जाता है। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्ता की मांग की। उन्होंने कहा भाई जो हमारा ये बांग्लादेश वाला एरिया है, मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान है, उसको आप ऑटोनॉमी दीजिए, उसको अपनी ताकत और पावर दीजिए। शेख मुजीबुर रहमान की नेतृत्व वाली आवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। अब देखिए, इनका एक पार्टी था जिसको आवामी लीग जिसका नाम था। तो जब पाकिस्तान में चुनाव हुए तो 1970 वाले चुनाव में सारी की सारी सीटें इन्होंने जीत ली। अब जब इन्होंने जीत ली तो वहां पे जो पश्चिमी पाकिस्तान में नेता थे या सेना थी, उनको लगा कि भाई ये तो यहाँ पे राज करेगा, तो इन्होंने उसको बंदी बना लगी, नहीं इस इलेक्शन को हम नहीं मानते हैं। अवामी लीग की संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया और संविधान सभा में इनका दबदबा चलने लगा। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। भाई सरकार ने कहा कि नहीं हम ऐसी कोई संविधान सभा बनाएंगे ही नहीं, हम इस तरह का कोई अधिकार देंगे ही नहीं, और ये पूरी सभा बुलाने के लिए सरकार ने मना कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। बोला गया कि शेख मुजीब रहमान ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया। जनरल याहिया, जिसकी चर्चा हमने की थी, कि सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। अब जब शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, तो सभी लोग क्या हुआ, सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर उतरने के बाद उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया और पाकिस्तान की सेना ने उसे बहुत ही निर्दयी तरीके से कुचलने का प्रयास किया, सैन्य कार्रवाई की। हजारों लोग पाकिस्तान की सेना के हाथों मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। अब जिस तरह श्रीलंका के जातीय संघर्ष में लोग आए थे, इसी तरह बंगाल से भी, और वहां तो बीच में समुद्र में, यहाँ तो बिल्कुल जो आसाम और बंगाल का बॉर्डर है और वो उतना तब प्रोटेक्टेड भी नहीं था, तो लोग भाग भाग के भारत में आने लगे। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की मांग का समर्थन किया। ये देखिए, और इस समय कौन प्रेसिडेंट थी, भारत की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने
इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया कि हम ये जो पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर नया राष्ट्र बनाना चाह रहा है, हम उसका समर्थन करेंगे। और इंदिरा गांधी और हमारे उस समय सेना के अध्यक्ष कर्नल सैम मानेकशॉ, उन्होंने मिलकर योजना बनाई और उसके बाद वित्तीय और सैन्य सहायता भी भारत ने प्रदान करनी शुरू की कि ठीक है, हम सैनिक सहायता भी इस आंदोलन को देंगे और पैसे की सहायता भी देंगे। और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो जाहिर सी बात है उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया और फिर यह खबर आई कि बांग्लादेश, मतलब बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है, ठीक है, ऐसी खबर आई, यानी कि बांग्लादेश का उदय हो गया, बांग्लादेश ने एक नया राष्ट्र बनकर उभरा। उस समझौते में आप देख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान की जो सेना थी उन्होंने आत्मसमर्पण किया भारत के हाथों, ठीक है। और आत्मसमर्पण के बाद बहुत लगभग कई हजारों की संख्या में सेना का समर्पण हुआ और समर्पण के बाद उन्होंने हथियार डाले और अपनी हार स्वीकार की और भारत ने बांग्लादेश पर कोई अधिकार न जमाते हुए उसे स्वतंत्र राष्ट्र बनने दिया और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बनकर बाहर आया। युद्ध की समाप्ति के पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण तथा स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। तो युद्ध समाप्त कैसे हुआ? पाकिस्तान ने समर्पण किया और नया राष्ट्र बना। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, देखिए बांग्लादेश ने भी क्या बोला, पाकिस्तान में भी मुस्लिम बाहुल्य था लेकिन उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया था और बांग्लादेश ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोला, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है ना, उन्होंने बोला नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं चलेगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने बना लिया, अध्यक्ष, जैसे अमेरिका में है, मतलब सिस्टम वैसा नहीं था लेकिन जहां प्रेसिडेंट हेड होता है वैसा सिस्टम बना लिया। इनका भी विरोध हुआ बाद में और इनकी हत्या भी हो गई। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। देखिए अब इन्होंने फिर ऐसा राज चलाने लगे जिस राज्य में फिर क्या होने लगा, एक तरह से लोकतांत्रिक दमन होने लगा और इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। 1975 के अगस्त में सेना और उनके खिलाफ बगावत कर दी गई और 1975 का ऐसा काल था जब भारत में भी इमरजेंसी चल रही थी और वहां भी उस तरह की प्रक्रिया चल रही थी और त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए और उनको सेना के लोगों ने ही मार डाला और नए सैनिक शासन जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रहे, ठीक है। तो जो सैनिक शासन वहां था जियाउर रहमान का, उन्होंने सैनिक शासन को कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, चुनाव लड़े और जीतकर फिर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो अगर दो तीन आप मेन लोगों को देखें तो एक मुजीबुर रहमान जिन्होंने पूरे आंदोलन को लीड किया और बाद में उनकी हत्या के बाद जियाउर रहमान ये उभरकर बांग्लादेश में शासन के रूप में निकले। फिर जियाउर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल एनएच इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन की बागडोर संभाली। तो फिर इरशाद आते हैं, ठीक है, यानी मुजीबुर रहमान के बाद जियाउर रहमान के बाद फिर कौन आ गए, इरशाद, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्द ही लोकतंत्र के समर्थन में खड़ी हो गई, यानी बांग्लादेश में जो सैनिक शासन स्थापित हो गया इरशाद के आने से, उसके लिए फिर आंदोलन हुआ, इसमें छात्र आगे रहे और बाध्य होकर इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट भी दे दी। इसके बाद समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है, सैन्य शासन हटाकर हम थोड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था लाते हैं। तो ये आप एक प्रिसाइज वे में देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, फिर श्रीलंका की आपने जातीय संघर्ष देख रहे हैं और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में ये क्रम आगे बढ़ रहा है। तो बांग्लादेश में सबसे पहले वो खुद पाकिस्तान का हिस्सा बना, युद्ध के बाद नया राष्ट्र हुआ, राष्ट्र के बाद शेख मुजीबुर रहमान वहां पर चुने गए, फिर उन्होंने क्या किया, सभी दलों को रोकना चाहा, उसके बाद उनकी हत्या हो गई, जियाउर रहमान आए और उसके बाद फिर इरशाद आए। तो जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। 1991 में खुद चुनाव हुए और अब बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित एक प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है और अब एक तरह से यहां पर प्राइम मिनिस्टर जो संसदीय वाली व्यवस्था होती है वो कायम है। ये शेख हसीना है, शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना ये कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, ठीक है। अक्सर आप न्यूज में देखते होंगे शेख हसीना जो है प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की और इनके साथ कई सारे तस्वीरें प्रधानमंत्री की और खास करके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा सटी हुई है, कई सारे समझौतों में और दौरों में आपको दिखाई पड़ती है। तो ये बांग्लादेश की पूरी कहानी है जो भारत के सहयोग से युद्ध में जन्मा और वहां पर भी सेना का शासन कई बार स्थापित हुआ, लोकतांत्रिक मूल्य उठते बैठते रहे और आज यहां पर एक तरह की परंपरा प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। अब देखते हैं ये कब तक कायम रहती है और आशा है कि ये लोकतंत्र बना रहेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है भारत और उसके पड़ोसी मुल्क, यानी भारत जो है और उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ क्या संबंध है, जरूरी है। अब देखिए भारत के अगर आप पड़ोसी मुल्क देखना चाहें तो यहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा थोड़ी लगती है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इधर चीन, ये सारे पड़ोसी मुल्क हैं और इनके साथ भारत के मिले जुले संबंध रहते हैं और किसी भी देश की बात हो रही हो तो उसमें भारत निश्चित रूप पर शामिल रहता है क्योंकि भारत की सीमाओं से लगे ये सारे देश हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। देखिए, गंगा नदी जो यहाँ से चलती है वो जाकर यहाँ बांग्लादेश में जाती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है वो भी आकर बांग्लादेश में मिलती है। तो इन नदियों के पानी को लेकर, इन नदियों के जल को लेकर विवाद थोड़ा बहुत बांग्लादेश से बना रहता है। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में क्या क्या है? भारत में अवैध अप्रवास और ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन। ढाका ने कई बार खंडन किया है कि नहीं, अवैध लोग आपके देश में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अवैध लोग आते रहते हैं कई बार, इंट्रूजर जिसको कहते हैं। ठीक है, भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमात जो भारत के विरोध, भारत के खिलाफ एक योजना बनाने की कोशिश करते हैं, कई बार देखा जाता है कि बांग्लादेश उसका भी समर्थन करता हुआ पाया गया। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाकों से रास्ता देने से बांग्लादेश का इंकार। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, आप ध्यान से समझिए, ये जो इलाका है पूरा ना, बांग्लादेश कितना महत्वपूर्ण समझिए, ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, इसके बीच में बांग्लादेश का ये भूमि है। ठीक है, यहां से भारत थोड़ा सा ये बंगाल के रास्ते, ये न्यू जलपाईगुड़ी वाला इलाका जो है, यहां से वो नॉर्थ ईस्ट में जाता है। तो भारत की मंशा रहती है कि बांग्लादेश अपनी जमीन दे दे कि यहां से हमारी सेनाएं जा सकें, पर बांग्लादेश हमेशा ये अलाउ नहीं करता है। तो ये भी भारत की नाराजगी का एक कारण बना रहता है। ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले शामिल हैं। अब देखिए, बांग्लादेश की बनती नहीं है बहुत ज्यादा म्यांमार से भी, यहां म्यांमार है जिसको बर्मा कहते हैं। ठीक है, तो कई बार कोशिश ये होती है कि म्यांमार से प्राकृतिक गैस कुछ भारत आ जाए, या भारत आयात निर्यात करने में बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कर ले, यहां भी बांग्लादेश इंकार करता है। और अभी हाल में जो म्यांमार में रोहिंग्या वाला मामला पूरा चला था, जहां पे रोहिंग्या मुसलमानों को भगाया जा रहा था, वहां पर बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव रूल अपनाया, तो भारत से भी उसको झेलना पड़ा परेशानी का सबब, म्यांमार से भी उसके रिश्ते खराब हुए। तो ये सारी जो समस्याएं भारत के पड़ोसी मुल्कों में बांग्लादेश को लेकर ये चलती रहती हैं। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके में दादा की तरह बर्ताव करती है। मतलब बांग्लादेश को ये लगता है कि भाई जो नदियां हमारे पास आ रही हैं, जो तीस्ता रिवर है, इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो गंगा रिवर है, इनके जलों का जो बंटवारा होना चाहिए, जलों पे जो भारत का एक तरह से दादागिरी चलती है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चट्टरगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, देखिए यहाँ चट्टरगांव पर्वतीय क्षेत्र है बांग्लादेश में, वहां कुछ विद्रोह चलते रहते हैं, बांग्लादेश कहता है कि आप उसका समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी आरोप है। ये ऐसा आरोप बांग्लादेश कई बार लगाती रही है कि हमारे जो प्राकृतिक गैस है उसको आप चाहते हैं कि ले लें, आप हमारे यहाँ जो है व्यापार में भी हमसे पूरी तरह फ्री या फेयर तरीके से नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगता रहा है। अच्छा, बांग्लादेश में भी चूंकि दो तरह के दल है मुख्य रूप से, एक शेख हसीना की, एक दूसरा दल है। तो ऐसा माना जाता है कि जो शेख हसीना की सरकार रहती है वो भारत के पक्ष में रहती है, दूसरे दल की सरकार आने में थोड़ा भारत के विरोध में भी बातें चलती रहती हैं। विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश के कई मसलों पर सहयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, कई मसलों में भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छे संबंध हैं। कई ट्रेन परियोजनाएं हैं जो कोलकाता और ढाका के बीच में चलती हैं, ट्रांसपोर्ट को लेकर, सड़क निर्माण को लेकर, बॉर्डर व्यवस्था को लेकर कई सारे समझौते भारत और बांग्लादेश के बीच में हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर हुए हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ट्रेड और ये सारी चीजें जो है 15-20 सालों में बांग्लादेश और भारत में बहुत बढ़िया हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2004 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा रहा है। ठीक है, तो भारत ने लुक ईस्ट नीति बनाई कि हम केवल वेस्ट के तरफ यानी पश्चिमी देशों की तरफ नहीं, ईस्टर्न तरफ भी देखेंगे, और फिर हम उसके लिए एक्ट करना यानी हमने आचरण में भी वो चीज लाई। इस चीज का बांग्लादेश समर्थन करता है कि ठीक है, आप इधर की तरफ देखना चाह रहे हैं, संबंध अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो जरूरी है। और ये भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर भारत, चीन, श्रीलंका ऐसे देशों का समर्थन नहीं करेगा, या सॉरी माफ करिए, भारत अगर बांग्लादेश, श्रीलंका या ऐसे जो छोटे छोटे भूटान, नेपाल, अगर इन देशों के साथ सहयोग अच्छा नहीं बनाएगा, तो चीन की यहाँ पर इसमें जो है हिस्सेदारी या इसमें घुसने का प्रयास हमेशा चलता रहता है। तो एक इसमें सितवे जो पोर्ट है उसका निर्माण में भारत बांग्लादेश के सहयोग के साथ उस एरिया में करने का प्रयास करता है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। अब देखिए, ये म्यांमार है, ठीक है, यहाँ पर म्यांमार है, और यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया आगे आ जाता है पूरा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो चाहता है भारत की बांग्लादेश से संबंध अच्छे हों, ताकि उन संबंधों का इस्तेमाल करके क्या कर सके भारत, जो साउथ ईस्ट वाले देश हैं वहां पर भी आवागमन शुरू कर सके। ठीक है, कालादान प्रोजेक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, कालादान प्रोजेक्ट, जिसमें यह प्रयास किया जाता है कि वहां जुड़ने के लिए रास्ता बनाया जाए। ठीक है, कालादान प्रोजेक्ट। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों में निरंतर सहयोग किया है। ठीक है, कई बाढ़ की स्थितियां पैदा होती हैं बांग्लादेश में, और पर्यावरण के मसले पर भी, क्योंकि जो बांग्लादेश के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा वाली जो स्थिति है, और वहां समुद्र में जाकर उस इलाके से नदियां मिलती हैं, तो कई भौगोलिक ऐसी भी चीजें हैं, और
ऐसी व्यवस्था दिखाई देती है पर्यावरण की दृष्टि से कि उसको बचाए रखना सही है, तो दोनों में सहयोग होता है। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों का आदान प्रदान भी किया, बॉर्डर को लेकर भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट था। तो बहुत सारा ऐसी जमीन थी जो भारत सरकार ने बांग्लादेश को दी, एक्सचेंज में जो हमारी जमीन हम क्लेम करते थे हमने लिया। तो ये एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है और साझे खतरे को पहचान कर एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। तो बांग्लादेश और भारत में इस तरह की परेशानियों के बावजूद एक अच्छा संबंध बना रहता है और इस संबंध को और अच्छा बनाए रखने का लगातार प्रयास भारत और बांग्लादेश के बीच में जारी है। तो इस तरह से भारत बांग्लादेश में ये लुक ईस्ट नीति, एक्ट ईस्ट नीति का भी बड़ा योगदान रहा है। अब भारत नेपाल की अगर बात करें, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जाती है कि भारत और नेपाल में रोटी और बेटी का संबंध है। ये बड़ा प्रमुख वाक्य बोला जाता है, रोटी और बेटी। कहने का तात्पर्य होता है कि रोजगार और विवाह के जो संबंध है ये भारत और नेपाल में बहुत देखने के लिए मिलते हैं। और जो नेपाल से सटे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, इस तरह के जो राज्य हैं विशेष करके ज्यादा जनसंख्या वाले, इनमें आदान प्रदान आवागमन बहुत है और दोनों देशों में एक तरह से मुक्त व्यापार, और मुक्त व्यापार तो नहीं लेकिन हाँ आवाजाही मुक्त रूप से सुचारू है, वहां पर कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतना जो क्लोज संबंध इन दोनों देशों में है, इससे दोनों देशों में ये व्यापार की और संबंधों की का एक मेल है वो बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, मधुर संबंध है। और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों में नागरिक एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत से व्यापार संबंधित मनमुटाव होते रहते हैं, जाहिर सी बात है। मैंने आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताई थी कि चूंकि नेपाल एक लैंडलॉक देश है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो उसकी समस्या एक मजबूरी भी ये रहती है कि उसको दुनिया से जुड़ने के लिए जो समुद्री इलाका है उसमें भारत या चीन का सहारा लेना पड़ता है। तो भारत ये हमेशा प्रयास करता है कि वो भारत के करीब रहे ताकि चीन उससे जो है ज्यादा मैत्री ना कर पाए, क्योंकि चीन और भारत के बीच में नेपाल पड़ता है, बफर स्टेट होता है, इसलिए भारत को एक सुरक्षा भी मिली रहती है उस इलाके से। अगर चीन पर आधिपत्य या चीन अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए, नेपाल अपने संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति चीन को दे दे तो भारत के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। तो ये लेकिन मनमुटाव दोनों के बीच में व्यापार संबंधी रहते हैं। भारत काफी चीजें चीन को प्रोवाइड करता है, जो कच्चा तेल है, ये केरोसिन ऑयल से लेकर जो है पेट्रोल है, डीजल है, कपड़ों का व्यापार, बहुत चीजें चीन को नेपाल को प्रोवाइड करता है। और जो बहुत अभी हाल में बहुत खतरनाक भूकंप भी नेपाल में आया था, तो उस भूकंप के समय में भी भारत ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नेपाल के पुनरुत्थान के लिए, पुनर्विकास के लिए। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई। अभी मैंने बताया कि चीन के साथ जो दोस्ती नेपाल की रहती है, इससे भारत को थोड़ी समस्या रहती है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। भारत को लगता है कि भाई कई बार ऐसा बहुत माना गया है कि नेपाल में जो काठमांडू का इलाका ऐसा इलाका है, वहाँ जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी या इस तरह के ग्रुप हैं वो वहाँ पर बेस्ड होते हैं, वहाँ पर रहते हैं, अपना नकली वीजा पासपोर्ट के थ्रू वहाँ पड़े रहते हैं और वहाँ से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसा नेपाल में बहुत देखा गया। भारत कहता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं। नेपाल में जैसे मैंने बताया था कि जो माओवादी आंदोलन थे, जो लोकतंत्र के लिए सशस्त्र लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, उसको भी भारत खतरा मानता है, क्योंकि भारत में भी बहुत जगह नक्सलाइट एरियाज हैं। छत्तीसगढ़ का इलाका है, कुछ बिहार के इलाके थे जहां पर बहुत ज्यादा नक्सली हमको देखने के लिए मिला था। ऐसा लगता है कि कहीं उनमें समर्थन न हो जाए। नेपाल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी, जल तथा पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए है। अब देखिए, नेपाल में अभी हाल में जब संविधान वहां बन रहा था, तो कुछ इलाका नेपाल का ऐसा था जो संविधान में अपने लिए ऐसा मान के चल रहा था कि हमारा प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं हो रहा है। तो कई बार उनके समर्थन में भारत ने वक्तव्य दिया। इसके अलावा जो वहां पर पन बिजली परियोजनाएं, यानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो वहां पर योजनाएं चल रही हैं बिजली उत्पादन करने की, नेपाल को लगता है कि भारत उससे काफी लाभ लेना चाह रहा है और भारत ज्यादा बिजली बल्कि दे दे नेपाल को, ऐसा भी नेपाल की योजना रहती है। तो नेपाल इन चीजों को लेकर लगता है कि हमारे आंतरिक मामले में भारत बहुत हस्तक्षेप करना चाह रहा है। बीच में बहुत कटु शब्दों का भी आदान प्रदान नेपाल और भारत के बीच में हुआ था हाल के दौर में। और जब संविधान वहां बनाया जा रहा था और भारत ने कुछ इलाकों के लोगों के समर्थन में कुछ बातें कही, तो नेपाल ने उसको ठीक नहीं समझा और यहाँ पर एक तनाव की स्थिति या वैचारिक मतभेद की स्थिति भी भारत नेपाल में देखने के लिए मिली है। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भी क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। अब जैसे बताइए, नेपाल है, ये समुद्री इलाका है, तो नेपाल को लगता है कि भारत हमेशा हमको यहाँ समुद्र में आने के लिए कई बार उस शर्तें रखता है या भारत रोकता है समुद्र में आने के लिए। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देशों में व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, पन बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, ग्रिड मसले पर एक साथ हैं। भारत ने काफी अच्छा बिजली में सहयोग किया है नेपाल को, व्यापार में सहयोग किया है, सामाजिक उत्थान में सहयोग किया है।
नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने से उम्मीद बनती है। जाहिर सी बात है, जब दो देशों में एक जैसी सरकारें काम करेंगी लोकतांत्रिक तौर पर तो अच्छा सहयोग बनेगा। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंध में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। अब श्रीलंका, थोड़ा सा यहां से पाकिस्तान नेपाल से हटके श्रीलंका की तरफ आते हैं। तो श्रीलंका की अगर आप बात करेंगे तो भारत श्रीलंका की अगर आप बात करें तो यहां पर जातीय संघर्ष भारत श्रीलंका के बीच में ज्यादा जातीय संघर्ष जो श्रीलंका में चल रहा था वो भारत और श्रीलंका के संबंधों पर मुख्य रूप से हावी रहा। कई बार जो भारत और श्रीलंका के संबंध में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिले उसमें वहां के जातीय संघर्ष बहुत मेन भूमिका अदा करते हुए दिखाई दिए। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव है। जाहिर सी बात है, जब वहां की तमिल जनसंख्या जो भारतीय मूल की थी उस पर अपराध हो रहे थे या उसको दबाया जा रहा था तो भारत न्यूट्रल नहीं रह सकता था। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। मैंने बताया था कि राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच समझौता हुआ, उसके बाद भारत ने कहा कि नहीं, अब हम आपके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है हम्बन डोटा। इसके विकास के लिए काफी प्रयास किया है भारत ने कि वो भारत उसका विकास करे। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं और श्रीलंका में सुनामी में जो तबाही हुई थी उसमें भी भारत ने बहुत बढ़ चढ़कर इनका सहयोग किया था। तो देखिए, अगर आप भारत श्रीलंका के संबंधों को देखें ना तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं रही है, सिवाय वहां के जातीय संघर्ष वाले मामले को ले ले तो कई बार श्रीलंका को लगा है कि भारत जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है, वहां के तमिलियों के सहयोग में यहां से आंदोलन चलवाने का प्रयास कर रहा है। इस तरह के आरोप श्रीलंका लगाती रही है, लेकिन ओवरऑल भारत और उसके संबंध ठीक रहे हैं। अब अगर भारत और भूटान की बात की जाए तो देखिए, ये है देश भूटान और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण देश है चीन के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो। देखिए, अगर आप ये देख पा रहे हो तो भारत से ये नॉर्थ ईस्ट में जुड़ने का ये छोटा सा एक इलाका है, इसको कॉकनेक बोलते हैं, चिकन कॉकनेक। यानी ये ऐसा पार्ट है कि अगर इसको भारत से काट दिया जाए या इसको अगर हटा दिया जाए तो भारत और नॉर्थ ईस्ट का जो संबंध है वो टूट सकता है। चीन हमेशा ये प्रयास करता है और यही कई सारे ऐसे जगह हैं, तो चीन हमेशा ये प्रयास करता है कि क्या किया जाए, इस इलाके पर अपनी पकड़ बनाई जाए। ठीक है, और पकड़ बनाने से चुंबी वैली वाला इलाका उधर काफी आता है। पकड़ बनाने से क्या करेगा, जरूरत पड़ने पर चीन क्या कर सकता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट सकता है। इसलिए भारत के लिए बड़ा जरूरी है कि भारत और भूटान का संबंध आपस में क्या बना रहे, ठीक बना रहे, ताकि चीन इसका फायदा ना उठा सके। भारत के भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है, भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, अगर भूटान में छुपने की कोशिश किए तो भूटान ने उसको भगाया, भारत की लड़ाई में सहयोग किया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली। भारत भूटान में पन बिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। जाहिर सी बात है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत हमेशा क्या करता है, मदद करता है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से ही हासिल होता है। अच्छा, ये भूटान की कहानी थी कि भूटान और भारत के अगर आप संबंधों की बात करें तो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। भारत वहां में सहयोग कर रहा है। भूटान भी अपने हमारे आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत का हमेशा सहयोग करता रहा है। अब बात करते हैं मालदीव के साथ भारत की, जो ये है मालदीव का पूरा इलाका, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, कई आइलैंड्स हैं यहाँ पर, और ये मालदीव जो है यहाँ पर सबसे बड़ी इसकी ताकत जो है वो है टूरिज्म से वो ज्यादा पैसा कमाता है, इसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं। और मालदीव से भी भारत के जो संबंध हैं वो सौहार्दपूर्ण ज्यादा रहे हैं। कभी कभी छोटे मोटे तनाव देखने की लिए मिलता है, वो भी तब मिलता है जब मालदीव थोड़ा चीन के करीब जाता है। अदरवाइज जो भारत और मालदीव के संबंध हैं वो बहुत गर्मजोशी के हैं, बहुत सकारात्मक हैं। और मालदीव को जब भी कोई समस्या आई है तो भारत ने उसकी मदद भी की है। अब कोशिश ये करता है चीन की भाई यहां पर आकर अपना डेरा जमाए, और डेरा जमा के क्या करे, यहां से भारत को घेरने की कोशिश करे, और भारत हमेशा ये चाहता है कि ऐसा ना हो पाए। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। तो जब भी मालदीव पर किसी ने हस्तक्षेप या कब्जा करने की कोशिश की, भारत ने सहयोग किया है। अपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत के कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और वो शक्तिशाली भी है। तो मैं अगर समराइज करूं तो आप ये देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया के जो ये देश हैं, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इनके साथ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको देखने के लिए आपको मिलता है, जो परेशानी का सबब बनती है। ठीक है, अगर दक्षिण एशिया में आप पाकिस्तान की बात करें, अगर भारत पाकिस्तान की बात करें, तो एक दो जो मुद्दे हैं वो हमेशा हावी रहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में आपसी लड़ाई को लेकर। ठीक है, कौन कौन से वो मुद्दे रहते हैं, तो एक तो अगर भारत पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली बात कर लें तो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे।
एक तो बॉर्डर, ठीक है, ठीक है, बॉर्डर पर असहमति। भाई पाकिस्तान कहेगा कि हम बॉर्डर नहीं मानेंगे, या इससे आगे हम अपना अधिकार चाहते हैं, या हमेशा बॉर्डर में, बॉर्डर के पार आने जाने में आतंकवादी गतिविधियों को पैदा करना, या आतंकवादी इस तरह के गतिविधियों को सहारा करना, सपोर्ट देना, तो बॉर्डर पर तनाव हमेशा बना रहता है। दूसरा पीओके, यानी भारत का जो हिस्सा है, जो भारत का अपना कश्मीर है, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, वो वाला एरिया जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको लेकर हमेशा तनाव बना रहता है, ठीक है। एक इंडस नदी समझौता है, ठीक है, यानी भारत जो सिंधु नदी है उसके बंटवारे को लेकर जो है एक समझौता भारत पाकिस्तान में है, उसको लेकर कई बार जो पाकिस्तान उसको तोड़ने की कोशिश करता है और उसको मानने से इंकार करता है, ठीक है। यानी जो सिंधु नदी उसके पानी को ज्यादा क्लेम करता है, और भारत अगर कुछ करना चाहे, भारत को ये आजादी भी है कि उस पर कोई योजना परियोजना लगाकर बिजली बना भी सकता है, तो उस पर बार बार जो है विरोध पाकिस्तान दिखाता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से 2-3 ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव रहता है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान सबसे बड़ी क्या करता है कि पाकिस्तान चीन का जो संबंध है, ठीक है ना, पाकिस्तान चीन का जो संबंध है, ठीक है, ये भी भारत के लिए कई बार चिंता और तनाव का मामला पैदा करता है। अभी हाल में सीपेक एक योजना चल रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है चाइना के प्रांत से और ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का वहां तक, ठीक है। लेकिन इससे जो निकलने वाली सड़क है वो पीओके के एरिया से निकल रही है, जो भारत को इससे कड़ी आपत्ति और होनी भी चाहिए। तो ये सब जो कुछ मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच हैं, ये भी दक्षिण एशिया में तनाव का कारण हमेशा बने रहते हैं, जो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन भारत एक शक्तिशाली देश है और इनसे निपटने में हमेशा उसको सफलता भी मिलती है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना थोड़ा लाजमी है। तो भारत के आसपास जो छोटे छोटे देश हैं, उनको लगता है भारत शक्तिशाली है, कहीं हम पर वो हावी होने का प्रयास न करे। ये चीज चीन के साथ भी है, छोटे देशों को चीन से भी यह समस्या रहती है। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेवजह फायदा उठा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे नेपाल, ये ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसे देश कि भाई आप हमको ज्यादा मदद करिए वरना हम चाइना के करीब जा सकते हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों से में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो, उससे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों का इस क्षेत्र में प्रभाव जाने का मदद मिलेगा। तो भारत चाहता है कि यहां पर पॉलिटिकल और सारी स्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि जैसे बाहरी जो शक्तियां हैं, चीन हुआ या बाहर के, और यहां देखिए मालदीव के आसपास ही डियागो ग्रेसिया एक आइलैंड है जहां पर अमेरिका का राज है, तो कोई भी बाहरी शक्तियां आकर यहां हावी होने का प्रयास न करें। इसलिए भारत हमेशा चाहता है कि यहां एक स्थिरता बनी रहे, ठीक है। अब छोटे देश हमेशा चाहते हैं कि दबदबा कायम कर रहा है, और पड़ोसी देशों के बीच दक्षिण एशिया के जितने झगड़े हैं उसमें ऐसा नहीं कि भारत हर जगह प्रत्यक्ष रूप से शामिल है, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि ये इस पूरे एरिया का सबसे हर किसी से या तो लैंड बॉर्डर या वाटर बॉर्डर जरूर शेयर करता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों के भूटान अप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में अप्रवास के मसले पर मतभेद रहे हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है कि अगर इन दो देशों के बीच में या इन दो देशों के बीच में छोटे छोटे देशों का आपस में भी कोई संघर्ष होता है, तो भारत अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाता। जैसे तमिलियों ने अगर हमला किया मालदीव पे, तो भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। रोहिंग्या वाले मैटर पे जो म्यांमार बांग्लादेश के बीच में मुख्य रूप से था, भारत को कूदना पड़ा। भूटान के साथ अगर कोई समस्या होगी आना पड़ेगा, नेपाल के साथ होगी आना पड़ेगा। तो भारत इससे अलग नहीं हो सकता। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। तो अन्य राज्यों की, अन्य देशों की हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया में, तो बांग्लादेश और नेपाल है, इनके बीच में भी नदियों को लेकर एक टेंशन है। नेपाल भूटान के बीच में, बांग्लादेश म्यांमार के बीच में, इनके बीच में हमेशा एक संघर्ष की स्थिति रहती है दक्षिण एशिया में, जिसका प्रभाव भारत पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो हम जो कि समराइज कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया में समकालीन समय में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कैसे इसकी पूरी राजनीतिक और सामाजिक धुरी बनी हुई है, देखने का प्रयास है। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़ी झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच में है। तो इस इलाके में जितने भी झगड़े हैं वो या तो भारत से हैं या पड़ोसी देशों का आपस में है। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत बीच में है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत सेंटर में है, बाकी देश चारों तरफ है, तो झगड़े से भारत अपने आप को क्या नहीं कर पाता, अलग नहीं कर पाता दक्षिण एशिया में। यह महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए शांति सहयोग की थोड़ी बात करें कि क्या इसमें कोई सहयोग की भावना स्थापित करने की कोशिश की गई है, शांति की भावना स्थापित करने की कोशिश की गई है। तो एक महत्वपूर्ण सार्क इसमें आपको दिखाई देगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और इसमें दक्षिण एशिया के लगभग ये सारे देश शामिल हैं जो जिसकी बात हमने की थी, और ये आपसी सहयोग की बात करते हैं, ठीक है। अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते या सहयोग को महत्व पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुए हैं। आपस में दोनों देशों ने भी प्रयास किया है कि उनका संबंध ठीक रहे, कई एग्रीमेंट किए हैं और एक ग्रुप बना के भी करने का प्रयास किया है। इसका नतीजा सार्क है, जिसको दक्षेस कहा जाता है, ठीक है ना, दक्षिण एशिया देशों का, ठीक है।
इसमें 7-8 मेंबर्स हैं। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, ठीक है। तो पहले 7 थे, बाद में अफगानिस्तान भी इससे जुड़ गया तो 8 हो गए। दुर्भाग्य से विभोदय की मौजूदगी के कारण दक्षेश को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। ये बहुत रेगुलर नहीं है, कुछ सालों से तो और इनएक्टिव हुआ पड़ा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का अपना संबंध ठीक नहीं है और इसके अलावा कई देशों के मतभेद के कारण ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा। दक्षेश के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा पर, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किया। भाई हम साउथ एशिया में एक फ्री ट्रेड कराएंगे, ये 2002 में ये दस्तखत हुआ, पर ये भी बहुत सफल नहीं हो पाया। इसने पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा है। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग बढ़ सकता है। अभी देखिए कुछ दिन पहले जब भारत में पुलवामा हमला हुआ, इस तरह के विवाद बढ़े, तो भारत पाकिस्तान के बीच जो समझौते चल रहे थे, जो ट्रेड चल रहा था, जो हमने प्रेफरेंस दे रखा था WTO के अनुसार भी, वो सारे रद्द करने पड़े या रद्द करने की चर्चा होने लगी। तो साउथ एशिया में पूरा फ्री ट्रेड कैसे हो सकता है, इस पर तो भी एक शंका बनी हुई है। तो अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा ये अच्छा रहेगा। तो साफ्टा बहुत अभी नहीं कह सकते कि बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। तो जो दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र का समझौता है, इसके पीछे साफ्टा काम कर रही है। इस समझौता का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम किया जाए। मतलब ये जो सारे देश हैं, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये इसके मेंबर्स हैं और कोशिश ये है कि एक दूसरे से ये कम टैक्स ले जब व्यापार करें, ठीक है। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। होता ही है, जब छोटे देश बड़े देश जब भी व्यापार करेंगे तो वो शक करेंगे कि बड़े देश हमसे ज्यादा फायदा करना चाह रहे हैं। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र में हर देश को फायदा होगा। तो भारत का सकारात्मक अप्रोच है, लेकिन एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी और हर देश में आपस में अच्छे संबंध की कमी के कारण ये पूरी तरह से अभी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो ये साफ्टा से संबंधित जानकारी है कि ये द्विपक्षीय व्यापार समझौता ज्यादा बढ़कर आ गया है, साफ्टा पूरी तरह से सफल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा और दोनों देश युद्ध की जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय पर सहमत हो गए हैं। तो जो ये भारत पाकिस्तान का संबंध है, ये साफ्टा में बहुत आड़े आता है। तो प्रयास तो ये होता है कि युद्ध की कोशिश ना हो, युद्ध कम से कम किया जाए, लेकिन इन दोनों देशों का जो भारत पाकिस्तान के देशों का जो संबंध है वो पूरे सार्क को प्रभावित करता है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में, ये ध्यान रखिएगा। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियों दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई हैं। तो प्रयास ये होता है कि दोनों देशों में ठीक दोस्ती बने, पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, ठीक है। तो पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों में पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग खुले हैं। ये थोड़ा सा और पीछे की बात है। अगर आप तुरंत की स्थिति देखें, करंट की स्थिति देखें, तो अभी स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और जो इतने बस मार्गों की प्रयास किया गया, अभी करतारपुर कॉरिडोर जो है, ये इसका एक ताजा उदाहरण है जो खोला गया दोनों देशों के बीच में। और पंजाब का जो स्टेट पड़ता है पाकिस्तान और भारत में, दोनों में जो उसके पहले जो लाहौर बस समझौता थी या समझौता एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती थी, उस पर रोक लगाई गई और वो भी ठीक से चल नहीं पाया। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, चाहे कोई भी क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने में जितने भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता है, ये इसमें कोई शक नहीं है। यानी ये कहने का प्रयास हो रहा है कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं, अगर ये आपसी समझौते न करके चलना चाहें तो संभव नहीं है। उनको अपने इलाकों, अपने जिसको कहते हैं ना कि जो पड़ोसी हैं, उनके साथ अपना संबंध बनाना ही पड़ेगा। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर चीन आप देखें, चीन और पाकिस्तान का संबंध जो है वो भारत को हमेशा खटकता रहा है, जिसकी चर्चा भी हुई है। तो अमेरिका भी हमेशा दक्षिण एशिया में चाहता है घुस के रहे, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर बहुत दिन तक कब्जा करके रखा हुआ था उसने, ठीक है। और चीन चाहता है कि इन दक्षिण एशिया के सभी देशों पर अपना प्रभुत्व रखें ताकि भारत को घेर सके। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं, तनावपूर्ण के साथ साथ भी। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है, जाहिर सी बात है। अभी जो मैंने सीपेक वाली बात आपकी की, विकास की जरूरत है और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये 2 बड़े देश ज्यादा नजदीक आए हैं। तो भारत और चीन की अगर बात करें तो दोनों में कूटनीतिक तौर पर या सामरिक तौर पर हम कह सकते हैं कि तनाव बना रहता है। सीमा विवाद यहां भी रहता है, अक्साई चीन वाले इलाकों को लेकर, दलाई लामा वाले मुद्दे को लेकर, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को लेकर तनाव रहता है। लेकिन विकास करने के लिए, आर्थिक रूप पर आगे चलने के लिए दोनों थोड़ा नजदीक भी आए हैं। 1991 के बाद इनके आर्थिक संबंध ज्यादा मजबूत हुए हैं। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव भी तेजी से बढ़ा है, ये भी बात सही है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका क्या हो गया, एक सुपर पावर बन गया और अमेरिका ने खास करके जब वह तालिबान वाला मुद्दा हुआ और अलकायदा वाला मुद्दा जब ओसामा बिन लादेन वाला हुआ, तो बहुत दिन तक अफगानिस्तान में बैठा रहा और वहां से प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता रहा। तो अमेरिका भी हमेशा सक्रिय रहा है। भारत के साथ भी अमेरिका ने कई समझौते किए हैं और भारत अमेरिका का भी जो संबंध है वो उभरता हुआ नजर आया है, क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि चीन को रोकना है तो भारत को मजबूत करना होगा, भारत के साथ संबंध मजबूत रखने होंगे। तो ये इसलिए एशिया में वो आता रहता है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए। वो भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, प्रयास करता हुआ, लेकिन कई बार वो अपने फायदे में ज्यादा रहता है।
दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए, उदार नीतियां अपनाई गई हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज्यादा गहरी हुई है। पाकिस्तान ने भी आर्थिक सुधार कुछ किए, चीन ने भी किए, भारत ने भी किए, तो इससे अमेरिका घुसने में कामयाब रहा। ठीक है, आर्थिक सुधार करिए और वर्ल्ड बैंक, IMF के थ्रू अमेरिका की नीति रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अमेरिका एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में, और अपने बाजार को यहां लाना चाहता है। फिर इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका चाहता है कि यहाँ के मार्केट पर अपना कब्जा किया जाए और इसको लेकर आगे चला जाए। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर दक्षिण एशिया में शांति रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, तो अमेरिका से को भी उससे लाभ होगा। और अमेरिका भी चाहेगा कि क्या करे, अमेरिका भी चाहेगा कि अपना बाजार का प्रभुत्व तो यहाँ ला सके, इसे बाजार के रूप में यूज कर सके। बहरहाल दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा, अथवा यह एक ऐसी क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक है। जाहिर सी बात है, अभी भी दक्षिण एशिया में ऐसी संभावनाएं बनी रहेंगी कि यहां टकराव हो सकता है। यहां सांस्कृतिक रूप से काफी एकजुटता दिखाई देती है, लेकिन वैचारिक रूप से और इसके अलावा कूटनीतिक रूप में या भौगोलिक रूप में कई सारे तनाव हैं जो देखने के लिए मिल रहे हैं। और किसी भी बाहरी जो शक्तियां हैं वो हमेशा इस पर अपनी आंख गड़ाई रहती हैं कि किस तरह का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है जिसका वो फायदा भी उठा सके। ठीक है, अब अंत में हम दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देख लेते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि दक्षिण एशिया में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। आप एक समराइज कर सकते हैं। 1947 की बात करें तो ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र में उदय हुआ, महत्वपूर्ण बात है। 1948 में श्रीलंका, जिसको उस समय सिलोन कहा जाता था, इसको आजादी मिली। 54-55 में पाकिस्तान शीत युद्धकालीन सैन्य गुट सीटो और सेटो में शामिल हो गया। ठीक है, सितंबर 1960 भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसकी बात मैं कर रहा था, जो भारत पाकिस्तान के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन या कारण बनी हुई है लड़ाई का। 1962 में भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद हुआ, युद्ध भी हुआ। 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ठीक है, और भारत पाकिस्तान को का पर्यवेक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ में मिला। तो ये 4-5 कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई दक्षिण एशिया में। इससे आपका एक समराइज वे में बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, 1966 अगर आप देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। ठीक है, और शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज्यादा स्वायत्ता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव रखा। अब देखिए, 1971 में तो युद्ध हो गया था भारत पाकिस्तान का, जब बांग्लादेश बन गया। उसके पहले ताशकंद समझौता हो गया और मुजीबुर रहमान ने कहा कि ठीक है, जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको थोड़ा और हक दिया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आजादी की उद्घोषणा 1971 में हो गई और भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि का हस्ताक्षर कर लिया 1971 के अगस्त में। ठीक है, तो ये जो भारत और सोवियत संघ के बीच में जो ये एक तरह से कह सकते हैं कि मैत्री संगठन हुआ था, इसने काफी काम किया जब भारत और पाकिस्तान का 71 वाला लड़ाई हुआ था। तो दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था और बांग्लादेश की मुक्ति हो गई। उसमें ये सोवियत संघ वाला काफी काम आया, सोवियत संघ ने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता भी की। जुलाई 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। मई 1974 भारत में परमाणु परीक्षण किया गया, पहली बार परमाणु परीक्षण जो है भारत ने 1974 में किया था। 1998 का तो सबसे मुख्य 98-99 में हुआ। ठीक है, 1976 पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनैतिक संबंध बहाल हुए। तो जब 71 में बांग्लादेश बना और बांग्लादेश बनने के बाद काफी टेंशन रहा पाकिस्तान से, लेकिन 1976 में पाकिस्तान ने भी माना कि ठीक है, आप एक देश हैं, और उनके बीच में जो है कूटनीतिक संबंध बनने शुरू हो गए। दिसंबर 1985 में दक्षेस के पहले सम्मेलन ढाका में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस का घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। यानी सार्क जो है वो कब आ गया, 1985 में आ गया। ठीक है, और सार्क का पहला घोषणा पत्र 1985 में आया। 1987 में भारत श्रीलंका समझौता हुआ, जो राजीव गांधी और जयवर्धने वाला श्रीलंका था, ध्यान रखिएगा, समझौता था। 1988 मालदीव में भारत के सैनिकों द्वारा क्या किया गया, वहां पे हमला करने की कोशिश की गई। ठीक है, लेकिन उसमें से आप कह सकते हैं कि भारत ने वहां सेना भेजी और भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दो महत्वपूर्ण बात 1988 में हुई, एक भारत ने मालदीव में मदद की और दूसरा भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ कि हम अपने परमाणु ठिकानों पर कोई हमला नहीं करेंगे ताकि बड़ी युद्ध ना हो। 1988 से 91 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई, जिसकी चर्चा मैंने आपको की थी। 1991 में नेपाल ने भी कहा कि हम वहां पे बनाने देंगे जो है संविधान को। 1993 में दक्षेस के 7वें सम्मेलन ढाका में आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने पे साफ्टा बना, यानी साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यहां वरीयता देगी, साफ्टा नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये साफ्टा है। साफ्टा यानी जो साउथ एशियन देश होंगे एक दूसरे को वरीयता देंगे, प्रिफरेंस देंगे ट्रेड में। दिसंबर 1996 गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, फरक्का एक जगह है बंगाल के पास। मई 1998 भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया। देखिए, दोनों ने मई 1998 में कर दिया। दिसंबर 1998 भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और श्रीलंका ने कब साइन किया,
1998। तो ये मई 1998 वाला बहुत महत्वपूर्ण है, 71 के बाद ये जो घटनाक्रम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको आप। एनसीईआरटी में भी ये घटनाक्रम बहुत अच्छे से बताया गया। फरवरी 1999 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा लेकर लाहौर गए, प्रयास किया गया कि शांति व्यवस्था बहाल की जाए। जून जुलाई 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध, एक बहुत महत्वपूर्ण फिर एक घटनाक्रम दिखाई देता है। जुलाई 2001 में वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक जो असफल हो गई, प्रयास किया गया कि कारगिल युद्ध के बाद थोड़ी बहाल की जाए शांति। फरवरी 2004 12वें दक्षेश सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि साफ्टा पर हस्ताक्षर हुआ, ठीक है, तो साफ्टा के बाद ये साफ्टा आ गया। अफगानिस्तान दक्षेश का सदस्य 2007 में बना, पहले 7 सदस्य थे, एक अफगानिस्तान उसमें जुड़ गया। और नवंबर 2014 18वां दक्षेश सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो दक्षिण एशिया से संबंधित है, जो दक्षिण एशिया के कूटनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक हर तरह के जो संबंध हैं उसको ठीक बनाने में या उसको डेवलपमेंट करने में आपको दिखाई देते हैं, या किस तरह से कुछ युद्ध की भी स्थितियां आई, किस तरह नए राज्य का उदय हुआ, संविधान का जो है विकास चल रहा था नेपाल, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में, ये चीजें हमने देखी। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हमने पूरे दक्षिण एशिया की रूपरेखा को समझने का प्रयास किया। भौगोलिक रूप में जो राष्ट्र एक साथ हैं उनकी क्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मेल जुलता है, उनमें लोकतंत्र की बहाली में किस किस तरह के कदम उठाए गए हैं, सैन्य शासन का क्या रोल रहा है, युद्ध की स्थिति कब बनी है, संबंधों में क्या चीज अच्छी है और क्या कंटेंशन बनी हुई है, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हमने देखी हैं। ये एक तरह का मैराथन क्लास है और स्टूडेंट्स इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा परीक्षा में। आप पूरे सिलेबस को एक ओवरव्यू में समझ के और इसके आंसर बना सकते हैं। हम इसके क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज पर भी चर्चा करेंगे, उसको भी डील करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करिए ताकि आपकी परीक्षा में अच्छा अंक आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है वो 100% मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए, ताकि आप अपनी परीक्षा में सभी चैप्टर्स को तैयारी कर सके बिल्कुल निःशुल्क। इसको क्रमवार तरीके से www.magnetbrains.com वेबसाइट पर भी रखा गया है और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके भी आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके वहां क्रमवार तरीके से सभी चैप्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा है, इससे आप पूरा लाभ उठाइए, परीक्षा में पूरा इस्तेमाल करिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम और इस तरह की वीडियोज आपके तक ला सकें और आपकी पढ़ाई को आसान कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ सॉल्यूशंस के साथ, एमसीक्यूज के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, रिवाइज करिए। टेक केयर, गुड बाय।